हेलो नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिसमें आज हम लोग सीटेट का तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग 10 मैथ के क्वेश्चन और 5 पेडालॉजी के क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैथ से ही रिलेटेड पेडालॉजी होती है, मैथ की पेडालॉजी करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ क्लास कर चुके हैं। जिन छात्रों ने अभी तक इन क्लास को नहीं देखा है तो वह जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी क्लास को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक बार 5 शेष फल बचे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें हमें हर बार 5 शेष फल बच जाए। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना था, जिन भी नंबर्स में भाग करने पे हमें शेषफल बचे तो पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो भी वैल्यू एलसीएम निकल के आता है उसमें हम 5 को प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो जैसे हम निकालते हैं इसमें, ठीक, तो निकाल लीजिए 12, 15 और 18 का एलसीएम। अगर हम 12, 15, 18 का एलसीएम निकालें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, निकालते हैं हम लोग। तो इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 3 से। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। उसके बाद फिर से अगर हम डिवाइड करें 2 से, 2 दूना 4, 5 और 2 तियाँ 6। अब यह किसी से नहीं कटेगा, तो ये हमारे इनकी हम सबकी क्या करा दें, मल्टीप्लाई। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 गुणे 2 और 5 गुणा कराते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 60 तियाँ 180। 180 ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 शेषफल बचाए। 5 से शेषफल कब बचाएगा, जब हम 180 में 5 की क्या कर देंगे, बढ़ा के देंगे। ठीक है, तो 185, यानी कि 185 हमारी ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 18 से भाग करने पर हर बार में 5 शेषफल बचाएगा। तो यानी कि हमारे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसमें कहा गया है इस वैल्यू को, ठीक है, आप सोल्व करके बताएं कि क्या मान निकल के आएगा। तो जैसे 3/4, बीच में क्या भाग का निशान है, ठीक, बोर्ड मास का है। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा और फिर प्लस और माइनस को। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर हमारा जो है 3/4, भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो इसके बाद की जो वैल्यू, इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी होती है वो पलट जाती है। यानी कि 5/8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8/5 माइनस का 1/2। तो यहाँ से 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कट जाएगा। 2 और 3 के हम गुणा कराएंगे तो 2 तियाँ 6/5 माइनस 1/2। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा, 10। तो 6 में यहाँ पे किससे गुणा होगी, यहाँ पे 2 की कमी है तो 6 दूनी 12। यहाँ पे कितने की कमी है, तो यहाँ पे हमारे पास कमी है 5 की, तो यहाँ पे 5 से गुणा होगी। तो 12 से अगर 5 माइनस होगा तो बचेगा 7/10। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/10। 1 मिनट, इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, एक बार चेक करते। 3/4, 8/5 माइनस 1/2, 4 से इसको करें तो 2 तियाँ 6/5, 5 इधर जाएगा, 6 दूनी 12 से 5 7, यही आएगा। ठीक है, तो यानी कोई ऑप्शन नहीं, तो यानी कि एक ऑप्शन हम अपने पास से लिखे दे रहे हैं, यानी कि 7/10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुपात में, जिसमें कहा गया कि ए अनुपात बी का मान इतना है, बी अनुपात सी का मान इतना है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए और बी और सी का मान निकालना है, तो यहाँ पे ए और बी का मान कितना होना चाहिए, 5:7। यानी कि ए का मान 5 होना चाहिए, बी का मान 7 और सी का मान 15 होना चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम, हमारा क्या मान आ जाएगा निकल के। अब देखो इसको अगर हम निकालें, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी का अनुपात कितना है, 5:7। इसी प्रकार बी और सी का अनुपात है हमारा 14:15। इसके में क्या करते हैं, इसमें
जो जिसके पास में नंबर नहीं लिखे तो वो वही नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है, सेम नंबर। अगर आप इससे कोई नंबर कट रहे तो काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसकी गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10, 14 एकन 14, 15 एकन 15। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, अनुपात वाला ही, सेम क्वेश्चन है। दोनों दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही आ गए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% को घटाया जाता है, तो शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होता है, एक बार डिक्रीज होता है या एक बार इंक्रीज होता है, या दोनों बार वृद्धि होती है या दोनों बार कमी होती है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, यदि दोनों में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में प्लस होता है। एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, ठीक है। जैसे ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। अगर बी वाली हमारी वैल्यू क्या घट रही है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की। तो इसमें हमसे क्या लगेगा, ये वाला फार्मूला। तो यानी 20 की वृद्धि हुई, फिर 20 की कमी हुई, और माइनस का 20 गुणे 20 बटे 100। तो 20 से तो 20 कट जाएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 2 और 2 की गुणा क्या होगी, 4, माइनस का 4। यानी माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। तो यहाँ पे 4% क्या क्या होगी, कमी होगी, यानी यह डिक्रीज होएगा। 4% इसमें क्या होगा, डिक्रीज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये, और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई वस्तु आपने 800 रुपये में खरीदी थी और उसको किसी मूल्य पर बेच दिया, आपको 10% की क्या हुई, हानि हुई। तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। यानी कि ये 800 रुपये जो है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये कितने कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो ये क्या है, 100% है, ठीक है। अब 10% की हानि हुई। हानि हुई तो वस्तु कितने में बेची होगी, यानी कि अगर 100 की वस्तु खरीदी थी हमने, तो वो 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बिक्री हुई है, 90 में। यानी तो 90% का हमें मान निकालना है। ये 100 का मान दिया, 90 का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 8 और 90 की गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 9। सॉरी, 8 और 90 की गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 9 72। कितना आ जाएगा, 720। यानी कि वह वस्तु जो है, वह वस्तु हमने कितने में बेची थी, 720 में बेची थी। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया, किस वार्षिक दर प्रतिशत पर 1200 4 वर्ष में इतना हो जाएगा। यानी कि आपके पास 1200 रुपये थे, 4 वर्ष बाद 1440 रुपये हो गए, तो यह कितने वर्ष बाद 1440 रुपये हुए। यानी 1200 से 1440 में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 220 रुपये की। कितने रुपए की वृद्धि हुई, 220। तो 220 रुपये जो हमारा ये क्या है, ब्याज। क्या है, यह ब्याज, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100/100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला, 220। प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपये। समय कितना लगा है, 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको इधर भेजें तो आर इक्वल हो जाएगा 220 बटे 12 गुणे 4। डिवाइड कर दें अगर हम, तो इसे काटें तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। 12 से 55 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 तीन 36, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 12 चौक 48, बचेगा कितना, 7। जीरो उतारेंगे, 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 4.5 पूरा पूरा नहीं आएगा, ठीक, लगभग 4% के रहेगा। 1 मिनट, इसमें क्या है, वैल्यू गलत नोट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा,
ब्याज जो आएगा 240 रुपये आएगा, ना कि 220 रुपये। ठीक है, यानी 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, बिक्री कितने में, 1440 में, तो कितना ब्याज आएगा हमारा, 240 रुपये। कितना आएगा, 240 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 240 रुपये। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1200। रेट निकालनी है, समय कितना है, 4 वर्ष, बटे में 100। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से, और 12 को इधर भेज देंगे, तो R इक्वल हो जाएगा 240 बटे 12 गुणे 4। तो 12 दूनी 24, 4 से इसे भाग करें तो कितना जाएगा, 5, यानी 4 पंजे 20। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण का योग कितना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोण का जोड़ क्या होता है, आंतरिक कोण का योग का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, आंतरिक कोण का योग जो होता है वो हमारा होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो जिसका मान हमें दिया गया है कितना है, 900। कितना है, 900। तो यहाँ से हम n का मान निकालें तो n-2 इक्वल कितना हो जाएगा, 900 बटे 180। जीरो से जीरो कटेगा, 18 से इसको काटें तो 5 बार जाएगा, और 2 को उधर भेजेंगे तो 5 प्लस 2 बराबर 7, यानी कि जो भुजाओं की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 7। यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस पर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक क्या है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक कोई त्रिभुज है जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जिसका 12 सेंटीमीटर आधार है, जो आधार है ये 12 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर। क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार कितना दिया है, 12, और ऊंचाई कितनी है, 8। इसको हम डिवाइड करें तो 6 और 8 की मल्टीप्लाई, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा गया कि 12 प्रेक्षणों का औसत 20 है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत इतना है तो 5वां प्रेक्षण जो है उसका औसत क्या होगा, औसत या 5वां प्रेक्षण क्या होगा। ठीक है, अब हमेशा ध्यान देखिए, अब 5 जो प्रेक्षण इनका औसत इतना है, तो 5 प्रेक्षणों का औसत अगर 20 है तो इनका योग क्या होगा, यानी कह सकते हैं 5 प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योगफल, योगफल कितना होगा, तो 5 और 20 की हम क्या करा दें, मल्टीप्लाई। तो 5 और 20 की गुणा करें कितना आ जाएगा, 100। अब इसी का 4 प्रेक्षणों का औसत कितना हो जाएगा, 4 प्रेक्षणों का योग, यानी कि इन सभी को हम क्या करें, प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 10 और 20 30 40 50 60 और 70। तो माइनस करें तो कितना निकल गया, 30। यानी कि 5 में से 4 माइनस करें तो कितना प्रेक्षण बचेगा, एक प्रेक्षण। और इनकी वैल्यू जो कितनी बचेगी, वो हमारी बचेगी 30। यानी कि तीसरा जो 5वां प्रेक्षण है उसके मान जो है वो कितना आएगा, 30। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब हमारे कौन से क्वेश्चन है, पेडालॉजी के क्वेश्चन 5 हम करेंगे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन मैथ के कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है पेडालॉजी का, जिसमें कह रहा है कि गणित सीखने में बच्चों द्वारा की जाने वाली सबसे सामान्य त्रुटि कौन सी है। यानी जब बच्चे गणित सीखते हैं तो उन्हें उनके द्वारा जो त्रुटियां होती हैं, यानी जो गलती होती है, वो सामान्य गलती क्या होती है। पहले कंसेप्चुअल एरर, क्या उनसे कंसेप्चुअल एरर होती है, या प्रिंटिंग एरर होती है, प्रिंटिंग का मतलब लिखते या कोई डिजाइन करते समय ये एरर होती है। दूसरी, तीसरे पे लैंग्वेज एरर होती है, या टीचर एरर। ना तो देखिए प्रिंटिंग एरर में मेन होती है,
ना ही लैंग्वेज एरर मैन होती, ना ही टीचिंग। लेकिन अगर बच्चा कंसेप्चुअल एरर करता है, यानी कि बच्चा कंसेप्ट ही सही से नहीं सीख पाता है, तो वह उसमें कमी रहती है। तो यानी कि हमारा इसके क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि खेलों के माध्यम से गणित पढ़ाने से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है। यानी कि यदि आप खेल के माध्यम से गणित पढ़ाते हैं, यानी कि खेल के माध्यम से यदि गणित पढ़ाते हैं, तो बच्चे में क्या विकसित होता है, फियर, कंपटीशन ओनली, कभी नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, ना तो कन्फ्यूजन होता है, बच्चा क्या इसमें सीखता है, इंटरेस्ट भी बच्चे का बढ़ता है, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ भी बच्चे में काफ़ी अच्छी होती है। तो यानी कि बच्चे में सबसे क्या होगा, सी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक कौन सा होता है। चाक एंड बोर्ड होता है, लेकिन इतना बेस्ट नहीं होता। टेक्स्ट ओनली, ये भी नहीं होता है। डिस डिक्सेशन, ठीक, ये भी नहीं होता। तो यानी क्या होता है, मॉडल्स एंड विजुअलाई एड्स। यानी कि एड्स का मतलब होता है कि जो स्कूल में या जो भी चार्ट लगे होते हैं, ठीक है, बच्चों की जो विजुअल देखने के लिए जो चार्ट्स लगे होते हैं, उनका जो यूज किया जाता है, तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो निदानात्मक मतलब होता है, जब हम पढ़ाने जाते हैं उससे पहले जो बच्चे के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बच्चे में कहाँ पे कमी रह जाती है, उसको उससे निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। ना तो हम ग्रेड्स देते हैं, ना ही प्रमोट करते हैं, ना ही फिर कंपेयर करते हैं बच्चों की तुलना। यानी कि हम क्या फाइंड करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं कि बच्चे में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बच्चे के डिफ़िकल्ट से किसी चीज़ को सीखने को लेके। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे गणित शिक्षक को विद्यार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि एक अच्छा गणित शिक्षक जो है, विद्यार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मेमोराइज आंसर, बिल्कुल नहीं, मेमोराइज के लिए बिल्कुल भी नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, हाँ सही है, यानी क्वेश्चन पूछो और उसे एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है, ये कुछ सही है, ठीक है। रिमेन साइलेंट, बिल्कुल नहीं। कॉपी सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी सही। तो ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन पेडालॉजी के थे। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन मैथ के सीखे हुए थे।